Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya and today we will be discussing about fundamental rules of pleadings. Order 6 Code of Civil Procedure Pleadings Generally. तो अगर हम बात करें प्लीडिंग्स की तो प्लीडिंग्स क्या है? स्टेटमेंट है विच आर द बैकबोन ऑफ एवरी सिविल सूट, जो कि प्रत्येक सिविल सूट का बैकबोन मानी जाती है. ओके, कोई भी सिविल सूट की एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाएगी अगर इफ देयर आर नो प्लीडिंग. तो अगर हम बात करें प्लीडिंग की तो प्लीडिंग हैव बीन डिफाइंड अंडर ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ सीपीसी. ठीक है, जो कि बताता है प्लीडिंग शैल बी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट. ओके, तो अगर हम बात करें प्लेंट की तो व्हाट इज प्लेंट? तो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जब किसी मैट्रिक की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखी जाती है कि कोर्ट का किस मैटर पर डिसीजन देना है. उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस मैटर पर डिबेट होनी है. वो जो केस है, जो भी केस फाइल कर रहा है, वो अपने केस का स्टेटमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट में करेगा तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? प्लेंट कहलाएगा. ठीक है, एंड हु स्टैंड अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वो कहलाएगा हमारा प्लेंटिफ. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंडेंट. नेक्स्ट स्टेप होता है कि फिर जो भी कोर्ट है डिफेंडेंट को उनको समन्स देता है कि डैश डेट पर उनको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, जो भी प्लेंट है उस पर अपना आंसर देना है. ठीक है, आंसर देने के लिए ऑर्डर देता है. तो डिफेंडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्लेंट में जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को पहले स्टडी करके देखे, उनका एग्जामिन करे और उनके बाद उन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करके उसका आंसर दे. ठीक है, तो डिफेंडेंट क्या है? डिफेंडेंट है अ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंसेस कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंसेस, ठीक है, कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट इन विच डिफेंडेंट जो होता है वो डील्स विद एवरी मटेरियल फैक्ट. डिफेंडेंट जो होता है वो डील करता है एवरी मटेरियल फैक्ट के साथ में. ओके, तो वो क्या है? रिटन स्टेटमेंट कहलाता है. ओके, ऑर्डर 6 रूल 2 प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस. प्लीडिंग के अंदर केवल मटेरियल फैक्ट्स को मेंशन किया जाएगा, एविडेंस को नहीं. ओके, बिकॉज एविडेंस की परमिशन देने से डिटेल्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती है उनकी कोई लिमिट नहीं होगी और जिससे कि जो प्लीडिंग का मेन मोटिव है वो डिसअपियर हो जाएगा. तो वो फैक्ट जिन पर कोई भी पार्टी अपने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट बेस करती है वो कहलाते हैं फैक्टा प्रोबेंडा. मीन वो फैक्ट जिन्हें प्रूव करना है. ठीक है, प्लीडिंग में केवल उन्हीं को डिस्क्राइब किया जाएगा, उन्हीं को मेंशन किया जाएगा. एंड वो फैक्ट जिनके द्वारा प्रूव किया जाता है, मीन टू से एविडेंस, उनको कहा जाता है फैक्टा प्रोबेंशिया. ठीक है, जिनको कि मेंशन नहीं करना है प्लीडिंग के अंदर. नेक्स्ट है आपका जो भी क्लेम है उसको मेंशन करना है. ठीक है, जो भी आपका कॉज ऑफ एक्शन रहा है उसको मेंशन करना है कि जो आपका लीगल राइट वायलेशन हुआ है जिस लीगल राइट के बारे में, उसे आपको मेंशन करना है. नेक्स्ट पैराग्राफ्स नंबर्स. जब भी आप प्लान ड्राफ्ट करेंगे तो हमेशा पैराग्राफ्स में करेंगे. पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 इस तरीके से नंबर देके पैराग्राफ्स में. ओके, नेक्स्ट है डेट, सम्स एंड नंबर्स. जहाँ पर भी पर्टिकुलरली ज़रूरत हो कि डेट मेंशन करनी है वहाँ डेट मेंशन की जाएगी. लाइक कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या थी. ठीक है, एंड जो भी रिलीफ अमाउंट है उसको फिगर्स में. ठीक है, एंड नंबर जो फिगर दी गई है उसके अंदर और नंबर्स के अंदर सब में उसको मेंशन करना है. ठीक है, थर्ड है फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स. अपेंडिक्स ए में जो भी फॉर्मूलाज गिवन हैं तो जहाँ पर अपेंडिक्स ए अप्लाई होगा वहाँ पर अपेंडिक्स ए का परफॉर्मा ही अप्लाई करना है. ठीक है, अगर नहीं होता है तो सेम कैरेक्टर्स रखने हैं. ठीक है, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा. ये है रूल 3 फॉर्म ऑफ प्लीडिंग. ओके, नेक्स्ट रूल है 4 पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी. जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर्टिकुलर्स मेंशन किए जाएं. अगर हम बात करें पर्टिकुलर्स की तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू पीसी मोघा प्लीडिंग में ऑल मैटर्स फैक्ट के लिए ज़रूरी है डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन है वही क्या है? पर्टिकुलर्स है. ऑर्डर 6 रूल 4 के अंदर प्रोविजंस में अकॉर्डिंग ऐसे सारे मैटर्स जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनका सहारा लिया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ मैटर फ्रॉड से रिलेटेड है तो पर्टिकुलरली मेंशन किया जाना चाहिए कि फ्रॉड क्या था, कैसे किया गया एंड कब किया गया. यही है पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी. नेक्स्ट रूल है कंडीशन प्रेसिडेंट.
All condition precedent necessary for the case of plaintiff or defendant shall be implied in his pleading. मतलब जो वो सारी conditions जो कि पहले की जो सारी कंडीशन थी जो केस के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के द्वारा मेंशन की जानी चाहिए प्लीडिंग के अंदर. फॉर एग्जांपल, एक्स एक पर्सन है एंड वाई एक पर्सन है. ठीक है, एक्स को वाई का हाउस खरीदना था, तो एक्स ने वाई ने एक कंडीशन रखी कि अगर आप जो लैंड है वो खरीदेंगे तो आपको उससे पहले 25,000 अमाउंट क्या है डिपॉजिट करवाना है. ये कंडीशन है एंड विद इन 1 मंथ आपको पूरा अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. ठीक है, बट क्या होता है कि वो जो एक्स पर्सन है वो ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, ये यू हैव टू मेंशन कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट को प्लीडिंग के अंदर. ठीक है, तो कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो भी मेंशन की जाएगी प्लीडिंग के अंदर. ओके, नेक्स्ट रूल है आपका 7 रूल, डिपार्चर. नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट by the way of the amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same. Mean plaintiff ने जो plaint पे मेंशन किया है एंड डिफेंडेंट ने जो रिटन स्टेटमेंट मेंशन किया है, आफ्टर दैट कोई भी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम आप रेज नहीं कर सकते हो. आपको पहले ही सारे जो फैक्ट्स हैं केस के अंदर वो प्रिपेयर कर लेने चाहिए. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दैट फैक्ट इन द केस. ठीक है, बट एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, केवल अमेंडमेंट के जरिए आप उसमें चेंज ला सकते हो, अदरवाइज नहीं. आप कोई न्यू ग्राउंड के ऊपर क्लेम रेज नहीं कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट रूल है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, एंड सेकेंड पार्टी उस चीज़ से डिनाई कर देती है, उस कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई कर देती है, तो वो जो डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको प्लीडिंग के अंदर मेंशन करना होगा, और यही है आपका डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट रूल है रूल 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड. दिस इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लीडिंग. इफ़ योर सूट कंप्लीटली डिपेंड ऑन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका सूट जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं प्लीडिंग के अंदर वो सारे आपको मेंशन करने होंगे. ओके, नेक्स्ट है रूल 10, मैलिस एंड नॉलेज. जहाँ कहीं भी किसी पर्सन को मैलिस, नॉलेज या फ्रॉड इंटेंशन या फिर कोई भी अदर कंडीशन जो है पर्सन की, वो आरोपित करना ही फैक्ट है. वहाँ पर उन कंडीशन में कोई भी डिस्क्राइब किए बिना जैसे कि उसका एस्टिमेट किया जाना है, उसे फैक्ट के रूप में बता देना ही सफिशिएंट है. फॉर एग्जांपल, एक्स एक पर्सन है एंड वाई एक पर्सन है. ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड जो एक्स पर्सन है उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड आफ्टर सम टाइम उसने वाई के ऊपर केस कर दिया. अब वाई नो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक्स पर्सन ने किया था, एंड उसके पास वो सारे मैसेजेस एंड मेल्स हैं जिसमें उसने ये कहा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्स की साइड से हो रहा है. तो वाई के सारे जो मेल्स और मैसेजेस हैं वो उसको मेंशन करने होंगे प्लीडिंग के अंदर, कि उसको नॉलेज थी ऑलरेडी इस बात की, उसके बाद भी उसने ये केस किया. तो ये है रूल 10, मैलिस एंड नॉलेज. ओके, thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.